एपिसोड की शुरुआत दोहे के किलिंग वर्ड स्पेशल शो से होती है। वो सबको बताती है कि आप सब हमारी वेबसाइट के मैसेज बोर्ड पर इनजस्टिस और करप्शन से जुड़ी कोई भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जो स्टोरी सबसे ज़्यादा पसंद की जाएगी उसे हम अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। फिर हम वही सीन देखते हैं जब जिन्वो को पुलिस स्टेशन से जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था। वो उसी वाटर बोतल वाले ट्रक में एक म्यूजिक को सुनता है तो गार्ड से लड़ाई करके उनमें से एक को चाकू की नोक पर वापस अंदर की तरफ ले जाने लगता है और सीधा छत पर लेकर जाता है। वहीं जुयुन कोनसुक से उस लेटर के बारे में पूछने आई थी कि तभी उसे मूचेन से पता चलता है कि कोनसुक ही गेटल है। वो कुछ सोच पाती है, इतने में एक वाटर ट्रक दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है, लेकिन कोनसुक जुयुन को धक्का देकर बचा लेता है और फिर उसी ट्रक में निकल जाता है। जुयुन अभी कॉल पर ही थी। वो मूचेन को बता देती है कि कोनसुक भाग गया है, फिर फटाफट से बाहर निकलकर उस ट्रक के पीछे भागने लगती है। ऊपर छत से जिन्वो भी ट्रक जाते हुए देख लेता है। उसने जानबूझकर ये सब तमाशा किया था ताकि पुलिस उसके पास रहे और कोनसुक को भागने का मौका मिल जाए। तभी एक डिटेक्टिव उस पर फायर कर देता है और वो सीधा जाकर नीचे गिरता है। उधर जुयुन ने ट्रक का नंबर देख लिया था तो वो उसके बारे में जल्दी से जोडेन को बताती है कि वो उसकी लोकेशन को ट्रैक करता रहे और खुद एक पुलिस कार लेकर उसके पीछे निकल जाती है। और मूचेन भी वही रास्ते में ही था। जोडेन सीसीटीवी में इस ट्रक को एक टनल में जाते हुए देखता है तो जुयुन और मूचेन दोनों को इन्फॉर्म करता है। वो दोनों ही वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ ट्रैफिक लिखा हुआ था इसलिए दोनों पैदल ही भागकर अंदर जाते हैं। तो देखते हैं कि ट्रक वहाँ पर रुका हुआ था और उसमें से दो लोग बाइक में बैठकर वहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में भाग निकलते हैं। उनमें से एक तो कोनसुक ही था। तब वो मिन्सू के भेजे हुए उस पहले लेटर को याद करता है। उस लेटर के साथ मिन्सू ने उनके डॉग की फोटो भेजी थी जिसे उसने मारा था और साथ ही वो उसमें इनडायरेक्टली ये भी एक्सेप्ट कर रहा था कि उसने ही नारा को मारा। ये पढ़ने के बाद तो कोनसुक का खून खौल जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इसी वजह से वो पागलों वाली हरकत कर रहा था। फिर एक दिन वो चर्च में जीहुन को देखता है जिसे वो गोद लेने वाला था। वो प्रीस्ट के साथ वहाँ आया था और साथ ही उसकी दादी भी वहीं पर थी। कोनसुक को उसे देखकर नारा की याद आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और इस तरह वो जीहुन और उसकी दादी से जुड़ पाया। फिर बाद में चेकअप के टाइम जीहुन की दादी ने कोनसुक को फ़ोन दिया ताकि वो जीहुन से कांटेक्ट कर सके और उसने उसे मिन्सू का सच बताया और ये भी कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और इस बारे में दुनिया को कैसे बताना चाहिए। अब प्रेजेंट में सीनियर्स जुइन पर नाराज़ हो रहे थे क्योंकि कोनसुक उसके सामने से भाग गया था। तब मूचेन कहता है कि हमें इस बात को पब्लिक कर देना चाहिए, इससे उसे जल्दी पकड़ सकते हैं। लेकिन सीनियर उस पर गुस्सा करता है कि तुम सबको क्या जवाब दोगे, उन्हें कैसे एक्सप्लेन करोगे कि वो जेल से नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन से भागा है, क्योंकि उसके जेल से बाहर होने के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। इस पर तो मूचेन उन पर भड़क जाता है, उन्हें सुनाने लगता है, लेकिन जिनसू उसे रोक लेता है और बाहर लेकर जाता है। सब लोग कोनसुक को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे। तब जोडेन जुइन को शांत करने की कोशिश करता है कि हम उसे पकड़ लेंगे, उसने हमसे पंगा कैसे लिया, वो हमसे बचकर जाएगा कहाँ। मूचेन भी परेशान हो रहा था। जिन्वो की सर्जरी हो गई थी लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था, तो फिलहाल उससे तो उन्हें कुछ भी पता चलने वाला नहीं था। लेकिन इन सब में मूचेन को ये समझ नहीं आ रहा था कि कोनसुक के बारे में हमारी टीम के अलावा किसी को नहीं पता था, तो जिन्वो को कैसे पता चला और उन दोनों के बीच में बातचीत कैसे हुई। क्योंकि जब कोनसुक भाग रहा था तो जिन्वो ने सबका ध्यान बटाने की कोशिश की थी। तब जिनसू से कहता है कि अभी तुम घर जाओ, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, उसे तो हम पकड़ ही लेंगे। मूचेन तो चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद जिनसू किसी को कॉल करके कहता है कि लगता है प्रोफेसर की पिकनिक खत्म हो गई है, यानी कि उसके साथ भी कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ जीहुन और उसकी दादी गेटल के सर्वर रूम में पहुंचते हैं और देखते हैं कि गेटल नंबर 5 ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, यानी कि डोंग्यू ने, वही ड्राइवर जिसने उन्हें धोखा दिया था। थोड़ी देर बाद एक और गेटल आता है, उन्हें बताता है कि डोंग्यू ने मिन्सू से हाथ मिला लिया है, इसलिए तो उसकी हेल्प से वो हमारा डेटा चोरी कर पाया। अब जीहुन को तो इस बात की चिंता हो रही थी कि अगर उसने हमारा डेटा ले लिया है तो उसे हमारे बारे में पता चल गया होगा, वो हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा। लेकिन वो गेटल कहता है कि उसकी चिंता मत करो, मैंने सर्वर सिक्योर कर रखा है इसलिए हम सब ठीक हैं, लेकिन हमें अपने प्लान में चेंजेस करने होंगे। तब जीहुन डेटा का बैकअप लेना शुरू कर देता है। तभी उसे जिमिन का मैसेज मिलता है कि मैं प्लेग्राउंड में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इस बीच मूचेन फिर से कोनसुक के घर जाता है छानबीन करने के लिए। तब जुइन भी वहाँ पहुँच जाती है। वो दोनों ही यहाँ इसलिए आए थे कि कहीं उनसे कुछ छूट तो नहीं गया। तब मूचेन वहाँ पर नारा की बनाई हुई ड्राइंग देखता है और जुइन को बताता है कि इसमें जो लड़का है वो नारा का बड़ा भाई है, जिसे वो गोद लेने वाले थे, लेकिन तब तक नारा की मौत हो गई। दूसरी तरफ जुमिन प्लेग्राउंड में वेट कर रही थी तो जीहुन वहाँ पहुँचता है। उसे देखकर वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे, मैं तुमसे इसलिए कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं क्लास की प्रेसिडेंट हूँ। तो वो कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह हो, वो भी मुझसे ऐसा ही कहा करती थी कि अगर मैं नहीं आऊँगा तो वो कहीं नहीं जाएगी, तो मुझे उसकी याद दिलाती हो। वो पूछती है कि तुम्हारी बहन कहीं गई है क्या और तुम्हारा घर भी 2 दिन से खाली है। तो वो कहता है कि अब हम साथ में नहीं रहते और वैसे भी अब हम उस घर से कहीं और जाने वाले हैं, इसलिए तुम इस तरह मेरा वेट मत करना। इसके बाद दोनों वॉक करने लगते हैं। तब जीवन पीछे किसी की परछाई देकर उससे कहता है कि मेरे डैड मुझे लेने आ गए हैं और फिर वहाँ से फटाफट निकल जाता है। वो परछाई असल में कोनसुक की थी। उसे देखकर जीहुन से गले लगा लेता है। नेक्स्ट जुमिन घर पर थी पर उसे जीहुन को लेकर थोड़ा अजीब लग रहा था। वो जीहुन को बताती है कि जीहुन आजकल स्कूल नहीं आ रहा था, उसका घर भी खाली था और जाते हुए उसने कहा कि उसके डैड मिलने आए हैं। तब जुइन कहती है कि उसने तो कहा था कि उसके मॉम डैड शायद मर गए हैं या फिर उनका डिवोर्स हो गया है। तो वो कहती है कि हाँ, इसलिए तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, लगता है वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है।
पर जूहिन उसे सीरियसली नहीं लेती, उल्टा उसे डांटती है कि तुम ये सब पर ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और उसे भगा देती है। दूसरी तरफ कौनसुक, जीहुन और उसकी दादी सर्वर रूम में पहुंचते हैं। तब जीहुन की दादी कौनसुक से माफी मांगती है कि मुझे डोंगी पर ध्यान देना चाहिए था, उसने हमें धोखा दिया। वो कहता है कि इसमें किसी की गलती नहीं है, हमने ही गलत आदमी पर भरोसा किया। तो वो कहती है कि कहीं नंबर 3 भी हमें उसकी तरह धोखा तो नहीं देगा ना। लेकिन कौनसुक कहता है कि वो हमारा भरोसेमंद आदमी है, वो हमारा सबसे वैल्यूबल पोजीशन पर है, इसलिए उस पर भरोसा रखना, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। और अब हमारी इस जगह के बारे में सबको पता है, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वहीं डोंग्यू मिन्सू के साथ ही था। मिन्सू तो ग्रेडल के प्रोग्राम को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश था। वो बहुत सरप्राइज था कि ये सारा प्रोग्राम सिर्फ एक आदमी ने बनाया है। उससे कहता है कि तुम तो वही थे ना, पर तुम्हें इसके बारे में पता कैसे नहीं चला। तो वो कहता है कि मैं उनसे कभी पर्सनली नहीं मिला, लेकिन अगर तुम्हें और कुछ जानना है तो तुम्हें अपना प्रॉमिस याद रखना होगा। मुझे पैसा और मेरा बदला दोनों चाहिए। तभी मिन्सू को भी उसकी मॉम से पता चलता है कि कौनसुक भाग गया है। अगली सुबह जब जुमिन स्कूल पहुंचती है तो जीवन को दिखती है। वो स्कूल आया हुआ था और मिन्सू को देख रहा था। तब डिटेक्टिव जिनसू भी वहीं पर था। वो मिन्सू की कार को रोके हुए था। उससे कहता है कि तुम एक मर्डर के सस्पेक्ट हो, तो मुझे तुम पर नजर रखनी होगी। तुम फिलहाल बच गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनोसेंट हो, और यहाँ पर भले टीचर हो लेकिन बच्चों को तुमसे बचाना मेरी ड्यूटी है। अगले सीन में जीहून को दिखाया जाता है। वो मिन्सू से बात करने के बहाने स्टाफ रूम में उसका वेट करने लगता है और उसके आने से पहले उसके लैपटॉप में कुछ इंस्टॉल कर देता है। फिर जब मिन्सू आता है तो उसे देखकर कहता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? तुम्हें पता है ना कि कॉलेज एडमिशन के लिए अटेंडेंस कितनी ज़रूरी है। कल पुलिस स्कूल आई थी क्योंकि तुम्हारे एड्रेस पर तुम नहीं मिले, और जुबिन को भी तुम्हारे बारे में नहीं पता था। तो पूछता है कि जुबिन पुलिस ऑफिसर से मिली। वो बताता है कि उसकी सिस्टर ने तुम्हारी काउंसलिंग की रिक्वेस्ट की थी, तो क्या तुम उसकी सिस्टर के क्लोज हो? लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोही के किलिंग बोर्ड शो का पहला एपिसोड नंबर 1 रैंक पर चल रहा था। तो मिन्सू की मॉम मिन उससे कहती है कि इसके अगले एपिसोड की स्टोरी मैं तुम्हें भेजूंगी। एक फैमिली जिसने रियल एस्टेट स्कैम के बाद सुसाइड कर दिया, तो तुम्हें उसे प्रिपेयर करना होगा। लेकिन वो अपने शो को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी, पर मेन तो एडवांस थी। उसने मैसेज बोर्ड में हेरा फेरी करके स्टोरी के लाइक्स बढ़ा दिए थे और उसी स्टोरी को टॉप रैंक में लाया हुआ था ताकि दोही को उसे ही कवर करना पड़े। उसका फोन कटने के बाद दोही को मोचेन का कॉल आता है। वहाँ जूयन और जॉर्डन जेल में जांच कर रहे थे क्योंकि उन्हें शक था कि कौनसू का यहाँ पर कोई तो लिंक होगा, कोई ना कोई उसका साथी जरूर होगा जिसने उसे भगाने में हेल्प की। फिर वो डॉक्टर के बारे में पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कौनसू को लंग्स में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए उसका रेगुलर चेकअप होता था, और उसकी डॉक्टर जीहुन की दादी थी। उधर मोचन अनाथालय जाता है उस लड़के के बारे में पता करने के लिए जिसे कौनसू गोद लेने वाला था। उसकी फोटो देखकर वहाँ की हेड बताती है कि ये बहुत ही अच्छा बच्चा था, उसने अपने पेरेंट्स की मौत अपनी आंखों के सामने देखी थी। वो तब बोल नहीं पा रहा था। प्रोफेसर कौनसू के साथ वो सब कुछ हो जाने के बाद उसे एक अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, पर अब मैं उससे कांटेक्ट करके उसे वो सब पुराना याद नहीं दिलाना चाहती। यहाँ से निकलते हुए मुचेन को जूइन का कॉल आता है तो वो उसे बताती है कि कौनसू रेगुलर चेकअप के लिए जीवन की दादी से मिलता था। गार्ड ने कहा कि उन दोनों के बीच में सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट का ही रिश्ता है, लेकिन मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही है। मुझे ये कोइंसिडेंस बहुत ही सस्पिशियस लग रहा है। इतने सारे कोइंसिडेंस का होना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो मुचेन को भी थोड़ा अजीब लगता है। कहता है कि दादी कौनसू की डॉक्टर है और पोता मिन्सू का स्टूडेंट। इस बीच दो ही पुलिस कस्टडी से कौनसू के भागने की खबर फैला देती है, जिससे इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए प्रॉब्लम हो गई थी। तब जॉर्डन को गेटल नंबर 1 से मैसेज मिलता है। शाम को मुचेन जीवन की दादी से मिलने के घर जाता है। उसे यहाँ देखकर तो वो डर जाती है और दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन मुचेन कहता है कि मैं तो बस जीवन से मिलना चाहता था। वो सरप्राइज होती है कि आप उसे जानते हो, तो वो कहता है कि मैं वही हूँ जिसने उसे हॉस्पिटल में बचाया था, मैं बस उसे देखने आया था। तब वो उसे अंदर ले आती है। फिर बातों बातों में मुझे उनसे कौनसू के बारे में पूछता है कि आप उसकी डॉक्टर थी, तो क्या आपसे कभी उन्होंने कोई अपनी पर्सनल चीज़ शेयर की हो, अपने बारे में कुछ बताया हो? वो कहते हैं कि अपने बारे में तो उसने कभी नहीं बताया, लेकिन वो हमेशा मेरे पोते के बारे में पूछता था। कौनसू कभी घर में ही था और उनकी बातें सुन रहा था। मुचेन पूछता है कि वो जीहुन में इतना इंटरेस्टेड क्यों था? वो बताती है कि शायद अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि इस टाइम तक उसकी बेटी भी इतनी बड़ी हो चुकी होती, स्कूल जा रही होती। फिर मुचेन निकलने लगता है लेकिन उसे शक होता है, तो फटाफट से ऊपर जाता है। वहाँ पर कोई नहीं था, कौनसू पहले ही छुप गया था। मुचेन भी बहाना मारता है कि मुझे लगा जीहुन ऊपर है, तो सोचा मिल लूं। फिर निकलते हुए वो वहाँ पर बहुत सारे अम्ब्रेला देखता है, पर उसे अभी भी शक हो रहा था, इसलिए जिनसू को कॉल करके उनके बारे में पता करने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि कौनसू के भागने की खबर पूरे शहर में फैल गई थी और वो अभी खुद भी ये न्यूज़ देख रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आता है तो कौनसू उसे एक नोट देता है और गेटल का मास्क पहनकर उस भीड़ में मिल जाता है। वो आदमी एक पुलिस ऑफिसर था, वही जिसने जिन्वू को गोली मारी थी। वो कौनसू के भाग जाने को लेकर इन्वेस्टिगेशन टीम का मजाक उड़ा रहा था। यहाँ पुलिस में रहकर वो गेटल के ग्रुप के लिए काम कर रहा था। थोड़ी देर में मुचेन भी आता है और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन वो देखते हैं कि साइबर ब्यूरो की टीम तो वहाँ थी ही नहीं, यानी कि ना जूयन थी ना जॉर्डन था, जबकि वो दोनों अभी एक स्कूल कैंपस में स्कूल ड्रेस पहनकर बैठे हुए थे। असल में जॉर्डन गेटल को फंसाने के लिए उसके एक ऑनलाइन हाई स्कूल स्टूडेंट के ग्रुप से जुड़ा हुआ था। अभी गेटल ने उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। उन्हें मैसेज आता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, लेकिन वो देखते हैं कि वो तो गेटल की जगह जुमिन की फ्रेंड निकलती है। उन्हें देखकर वो भागने लगती है, पर वो उसे पकड़ लेते हैं। उसका फ़ोन देखते हैं तो वही गेटल नंबर 1 से उन्हें मैसेज कर रही थी।
तो वो बताती है कि मैं गेटल की फ़ैन हूँ और उसने मुझे यहाँ पर आने को कहा था। फिर उन्हें एक नोट देती है जो कि गेटल ने उसे उन्हें देने के लिए कहा था। उसमें लिखा था कि जब मौसम अच्छा हो तो मिलते हैं। वो समझ आते हैं कि इसका मतलब गेटल को हमारे बारे में सब पता था और अभी भी वो कहीं से हमें देख रहा है। वहीं जीहुन उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। फिर घर आकर वो कॉन्सुक से पूछता है कि उसे मैसेज तो दे दिया है, पर क्या वो उसे समझेंगे? वो कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि जूहिन उसे समझ जाएगी। फिर डिस्कस करते हैं कि हमें मिनसू से अपने प्रोग्राम को छीनना होगा, नहीं तो वो उसके साथ न जाने क्या करेगा। उन्हें ये भी नहीं पता था कि अगला किलिंग बोर्ड का टारगेट कौन होगा, इसलिए वो जूहिन को इस बारे में बताना चाहते थे। और वहाँ जूहिन उस मैसेज को समझने की कोशिश कर रही थी। उसमें तो बस इतना लिखा था कि जब मौसम अच्छा हो तो मिलते हैं। काफ़ी सोचने के बाद वो अपने फ़ोन में वेदर ऐप देखने लगती है कि मौसम तो आज भी अच्छा है, तो वो क्या कहना चाह रहा था और उसमें तो कुछ भी नहीं मिलता। तब वो जिन्हों का फ़ोन मांगती है और उसमें ऐप्स देने लगती है। तब उसमें उसे वेदर के 2 ऐप मिलते हैं। वो समझ आती है कि गेटल उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ दोही अपने किलिंग वुड स्पेशल में उसी फैमिली सुसाइड वाली स्टोरी को कवर कर रही थी कि तभी जूइन, मूचेन और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर वहां आ जाते हैं। जूइन सबको बताती है कि आज मैं आपको किलिंग वुड और गेटल के सच के बारे में बताने वाली हूँ। हम अपने स्मार्टफोन में नॉर्मली एक ऐप को 2 बार डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन आप सबके फोन में 2 वेदर ऐप होंगे। एक आपके अपने फोन का है और दूसरा गेटल ने इलीगली हैक करके आपके फोन में इंस्टॉल किया है। सब लोग देखते हैं कि उनके फोन में तो सच में 2 ऐप हैं। तब मुझे बताता है कि फ़ोन में जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स होते हैं उनमें ऑटो अपडेट्स होता है और इसी बात का फ़ायदा गेटल ने उठाया। उसने आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन का हैक किया है, इसलिए वो सब लोगों को उस ऐप को डिलीट करने को कहता है। वहाँ मिन्सो अपनी मॉम के साथ ऑफिस में इसे देख रहा था और गुस्से में पागल हो रहा था। तब उसकी मॉम से समझाती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब खत्म नहीं होगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। वहाँ जूयन दोही को खींचकर साइड में ले आती है, उस पर चिल्लाती है कि तुमने कौनसुक की इन्फॉर्मेशन को लीक क्यों किया। तब उसे पता चलता है कि वो तो मूचेन ने उससे करने को कहा था। फिर जब वो मूचन से इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि हाँ, ये मैंने ही किया था कि हम कौनसुक को जल्दी पकड़ सके। लेकिन वो उस पर चिल्लाती है कि तुमने अपनी टीम की इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। एक अच्छा डिटेक्टिव ऐसा नहीं करता। अपने मतलब के लिए तुम ये सब कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपनी पुरानी टीम को ज्वाइन करूंगी। इसके बाद वो कौनसुक के घर जाती है जहाँ पर जॉर्डन मिन्सो की इलेक्ट्रिसिटी यूजेस पर नजर रख रहा था। वो अब इस केस को अकेले ही इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि गेटल ने उसे अपने इतने बड़े सीक्रेट के बारे में क्यों बताया। कहीं उनकी टीम में कोई लड़ाई तो नहीं हो गई है या फिर वो सिस्टम से अपना एक्सेस खो बैठा हो। जूडन कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किलिंग मोड का कंट्रोल गेटल से हटकर मिन्सो के पास चला गया हो। तब जून कहती है कि फिर तो मुझे मिन्सो के लैपटॉप को चेक करना होगा कि इतने में अचानक से किलिंग मोड स्टार्ट हो जाता है, जिसके पीछे इस बार मिन्सो था और वो उसी आदमी का नाम लेता है जिसके बारे में दोही ने अपने टीवी शो में बताया था, जिसके स्कैम की वजह से एक फैमिली ने सुसाइड कर लिया। मोचैत के कहने के बाद भी बहुत से लोगों ने वेदर ऐप डिलीट नहीं किया था, इसलिए वो उसे मारने के फेवर में वोट करते हैं। उस आदमी को एक रूम में कुर्सी से बांधा हुआ था और उसके आसपास बहुत सारे गेटल थे और उनमें से एक डोंग्यू भी था। असल में डोंग्यू इसी आदमी की वजह से जेल गया था। इस आदमी ने अपने क्राइम का ब्लेम उस पर डाला और उसे जेल जाना पड़ा। जेल में रहते हुए उसकी वाइफ और बच्चे की मौत हो गई, तो इसे मार कर वो अपना बदला लेना चाहता था। उसके फेवर में 50% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया था, इसलिए उसे मार दिया जाता है। अगले दिन मोचे ने उसकी टीम उसकी बॉडी के पास पहुंचती है, तो जिनसू कहता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये किलिंग वोट एक गेम बन गया है। इसी वजह से उनके कहने पर भी उन्होंने अब तक फ़ोन से ऐप नहीं हटाए। वहीं दूसरी तरफ जूइन और जॉर्डन इंटरनेट ठीक करने के बहाने मिन्सू के घर में पहुंच जाते हैं। उस टाइम वो और उसकी मॉम घर पर नहीं थे। तब जूइन मेड से पानी मांगती है और खुद चुपचाप से मिन्सू के रूम में भाग जाती है। मेड पानी लेकर आती है तो जॉर्डन बहाना मारता है कि उसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो चली गई और वहाँ वो मिन्सू के रूम में इधर उधर ढूंढती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक से एक बॉटल उठाती है तो उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है। फिर इसके अंदर आती है तो वहाँ का नज़ारा देखती रह जाती है, क्योंकि यही मिन्सू का वो सीक्रेट ऑफिस था जहाँ पर वो इतनी ज़्यादा बिजली यूज़ कर रहा था। वहाँ बहुत सारी स्क्रीन थी और सब में बहुत ही अजीबोगरीब वॉलपेपर लगाए हुए थे। साथ ही वहाँ कोन्सू को नारा की फोटो भी थी। फिर जूइन जल्दी से मिन्सू के कंप्यूटर का लॉक तोड़ देती है तो खुश होने लगती है। तभी ऑफिस का दरवाज़ा खुद लॉक हो जाता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। उसे पता नहीं चलता, उसका ध्यान तो मिन्सू की फाइल्स को कॉपी करने में था और वो कॉपी भी नहीं हो रहे थे। जॉर्डन तो यहाँ से निकल गया था, लेकिन वो अभी भी उसके कॉन्टेक्ट में थी। जूलियन को लग रहा था कि शायद स्टोरेज कम है, इसलिए फाइल्स कॉपी नहीं हो रही है, तो कुछ ढूंढने लगती है। तब वो नोटिस करती है कि दरवाजा तो बंद हो गया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इस बीच मिन्सू भी स्कूल से घर के लिए निकल गया था, साथ ही कोई बाइक वाला उसे फॉलो कर रहा था। उधर जूलियन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब दरवाज़ा खोलने के लिए वो कंप्यूटर में कुछ ढूंढने लगती है कि शायद इसमें कुछ हो। उसमें उसे फन फोल्डर नाम से एक फोल्डर दिखता है। उसमें नारा की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वो रोते हुए कह रही थी कि डैड, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। ये सब देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं कि तभी दरवाज़ा खुल जाता है और वो चौंक जाती है। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।